हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीएस अतुल्यन क्लासेस। आज हम लोग देखो कंपनी लॉ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेगा फर्म्स। ये जो मेगा फर्म्स हैं, ये क्या करते हैं? देखो, ये बंडल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को। अब जैसे कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी सर्विसेज चाहिए, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड भी सर्विसेज चाहिए, लीगल सर्विसेज भी चाहिए। अब वो डिफरेंट फर्म्स के पास ना जाके कहाँ जाते हैं? मेगा फर्म्स के पास। तो मेगा फर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी सर्विसेज के लिए। तो यहाँ आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड सर्विसेज भी मिल जाएंगी, लीगल सर्विसेज भी मिल जाएंगी, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड भी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। और ये जो मेगा फर्म्स हैं, इसमें कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं? मोर देन 25 पार्टनर्स। तो हम कह सकते हैं मेगा फर्म्स आर प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन, या कह सकते हैं नंबर ऑफ सर्विसेज टू क्लाइंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देखो अकाउंटेंसी से रिलेटेड सर्विसेज कौन देता है? सीए, है ना। अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज कौन देता है? सीए। लीगल सर्विसेज कौन देता है? सीएस। ठीक है। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज कौन देता है? सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मेगा फर्म्स में क्या होता है, ये सभी सर्विसेज एक साथ आपको मिल जाती हैं, आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं होती। तो मेगा फर्म्स में सीए भी होंगे, सीएस भी होंगे, सीएमए भी होंगे। ठीक, दे आर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ सर्विसेज अंडर वन रूफ। और इस फॉर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं? मोर देन 25 पार्टनर्स होते हैं। मोर देन 25 पार्टनर्स होते हैं, मीन्स 25 पार्टनर से ज़्यादा होते हैं मेगा फर्म्स में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मटेरियल से, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वहीं से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये। देखो, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इस इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया? इस इंट्रोडक्शन में रोल ऑफ सीएस बताया है। रोल ऑफ सीएस मीन्स कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है। और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब आप एक बात समझो, देखो जो आईसीएसआई है ना, इस आईसीएसआई के सभी एग्जाम्स प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, एग्जाम प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है। और इंस्टीट्यूट आपको एक मेंबरशिप नंबर भी देता है। इंस्टीट्यूट आपको एक मेंबरशिप नंबर भी अलॉट कर देता है। अब इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। क्या दो ऑप्शन है? या तो आप जॉब में चले जाओ, या फिर आप प्रैक्टिस में चले जाओ। या तो आप जॉब में चले जाओ या आप प्रैक्टिस में चले जाओ। तो जॉब में आप समझते ही हैं, हम लोगों ने केएमपीज में भी पढ़ा था कि कंपनी सेक्रेटरी रखना कब जरूरी होता है? जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, या तो ठीक है, या फिर अदर कंपनीज में, चाहे पब्लिक कंपनीज हो चाहे प्राइवेट हो, जिनका पेड अप कैपिटल कितना है, इक्वल टू एंड मोर देन 10 करोड़ है, उनको सीएस रखना जरूरी होता है। ये सीएस इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। ठीक है। और इनका DIR 12 भी फाइल करते हैं आप आरओसी के पास। और प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि आप इंस्टीट्यूट से अपना सीओपी इशू कराएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब में जा सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बट आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, अदरवाइज वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप पहले से जॉब कर रहे थे, फिर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होता है? जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर इंस्टीट्यूट से सीओपी इशू कराना पड़ेगा। और जॉब से रिजाइन करने के लिए आपको DIR 12 फाइल करना पड़ेगा। इट मीन्स DIR 12 जो है वो सीएस के अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी जाता है और रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के टाइम पे भी जाता है। राइट। तो पहले आप जॉब से रिजाइन करो,
DIR-12 फाइल करके फिर क्या करो, COP इशू कराओ इंस्टीट्यूट से, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस से जॉब में जाना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट को COP सरेंडर करेंगे, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन करेंगे और DIR-12 फाइल करेंगे। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ जो रोल ऑफ CS की बात कर रहे हैं वो कौन से वाले CS की बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में है, जिसके पास COP है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और देखो क्या कहना चाहता है ये, वो ये कहना चाह रहा है इस केस में जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का वर्क प्रोफाइल क्या है, एक तरह से वो कंप्लायंस ऑफिसर की तरह से काम करता है। कंप्लायंसेस देखता है डिफरेंट लॉ के या डिफरेंट एक्ट्स के, ठीक है जी। तो एक कंप्लायंस ऑफिसर की तरह से काम कर रहा है, डिफरेंट एक्ट्स के कंप्लायंसेस देखता है। और देखो विद द पासेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ लॉज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो जितने जितने लॉ इंक्रीज होंगे उसी हिसाब से जो CSP है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, उसका रोल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है जी। और जैसे जैसे लॉ बढ़ेंगे वैसे वैसे कंप्लायंसेस भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे कंप्लायंसेस बढ़ेंगे तो कंप्लायंस ऑफिसर का रोल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, देखो क्या कहता है, अडॉप्शन ऑफ मोड ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर आप मोड ऑफ प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं तो क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, वो ये बता रहा है एक तरह से आपको। तो लिमिटेशंस क्या है, देखो किस चीज़ की, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो क्या लिमिटेशंस हैं, नंबर 1 इर्रेगुलर कैश फ्लोज, मतलब तो देखो जो CSP है, जो मतलब इन प्रैक्टिस है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का मतलब तो एक तरह से ये बिजनेस हो गया, ये प्रोफेशन मतलब बिजनेस हो गया, एक तरह से कह सकते हैं आप एज ए लेमैन। तो बिजनेस में कभी इनकम होती है, कभी सेल होती है, कभी नहीं होती, तो ये भी यही कहना चाह रहा है इर्रेगुलर कैश फ्लोज मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि भाई हर महीने के 30 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैं उनको क्या रहेगा, इरेगुलर कैश फ्लोज रहेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में क्या कहना चाह रहा है वो, कि आपको अपना ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी देनी पड़ेगी। नो लिमिट ऑन वर्किंग आवर्स, मतलब आपके कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होंगे, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, 24/7 सर्विसेज देनी है आपको। नो वर्क नो पे रूल, ठीक है, काम करेंगे तो अर्निंग होगी, नहीं करेंगे तो क्यों होगी। नीड टू कंटिन्यूअसली अपडेट वन सेल्फ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, देखो कंटिन्यूअसली आपको अपडेट भी करना पड़ेगा, क्यों, कंपनीज एक्ट में काफ़ी फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट्स भी आते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया और उसके बाद वंस फॉर ऑल बस वही चलता रहेगा लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कहता है, नो बडी टू प्रोटेक्ट योर मिस्टेक्स, PCS इज डायरेक्टली एक्सपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्ट्स, ओमिशंस एंड कमीशंस, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपकी गलतियों को कोई सुधारने वाला नहीं है, एक तरह से अपनी मिस्टेक्स को आपको खुद देखना है, खुद रेक्टिफाई करना है उनको, तो मिस्टेक्स होने ही नहीं देना है। यहाँ रीटेक का मौका नहीं मिलेगा आपको, जहाँ मिस्टेक होगी, जहाँ नेग्लिजेंस होगी वहाँ डिफ़ॉल्ट होंगे, और डिफ़ॉल्ट होंगे तो पेनल प्रोविजंस अराइज होंगे, राइट, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाहते हैं 7th पॉइंट में, हैज़ टू क्रिएट हिज ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर आप इन प्रैक्टिस जाते हैं तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करना पड़ेगा। राइट फ्रॉम एक्वायरिंग ऑफिस प्रेमिसेस, कि ऑफिस प्रेमिसेस एक्वायर करनी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ऑफिस फर्नीचर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको खुद अरेंज करना है। हैज़ टू हैव स्टाफ, मतलब स्टाफ भी रखना पड़ेगा आपको, उनका अपॉइंटमेंट भी देखना है, प्रमोशंस, इंसेंटिव, सैलरी, ये सब भी आप ही को देखना है। कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिट क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते, ये भी एक तरह से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एडवर्टीजमेंट वगैरह आप इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, ना आपको कोई पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ना आपको कोई ग्रेच्युटी मिलेगी, ना आपको कोई परक्विजिट्स मिलेंगे, ना ही कोई फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस पे यू मे नॉट अफोर्ड एयर ट्रेवल और इवन इवन ट्रेन ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास द फर्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि भाई आप प्रैक्टिस में आ गए, CS बन गए तो पहले दिन से आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो भाई हाई फाई हो गया, ठीक है, एयर ट्रैवल करूँगा, ठीक है, इस तरह के सपने नहीं देखना है। नेक्स्ट वन, नो पेड लीव्स, नो लीव ट्रेवल कंसेशन, नो कैजुअल लीव, नो सिक लीव। भाई आप जॉब पे थोड़ी है जो आपको ये पेड लीव्स मिलेंगी,
एनक्रोचमेंट ऑन फैमिली टाइम, समझ गए। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, कहते हैं जब लिमिटेशंस हैं कुछ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की, तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या है, कहते हैं नंबर वन, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है जितना काम करोगे उतना आपको गेन होगा, ज्यादा काम करोगे ज्यादा गेन होगा, कम काम करोगे कम गेन होगा, नहीं करोगे तो नो गेन। ऐसा नहीं है कि आप जॉब पे जा रहे हैं तो काम करो चाहे ना करो, सैलरी तो फिक्स सैलरी मिलनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है। टीसीएस इज हिज ओन मास्टर, ही जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, हैज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स। तो एक दिन घर जल्दी जाना है जा सकते हैं आप, आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हैज रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ सस्टेन्ड अर्निंग्स इन लॉन्ग रन, नो फियर ऑफ लूजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो भाई नौकरी खोने का डर नहीं है एक तरह से। ठीक। अब हम लोग देखो डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फॉर्म में और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सीएस इन प्रैक्टिस हैं और एज ए प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाई, या फिर आप सीएस की फॉर्म बना लेते हैं, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं सीएस की फॉर्म में एंड सीएस सोल प्रोप्राइटरशिप में। क्या डिफरेंसेस हैं देखो, नंबर वन, वेरियस एवेन्यूज ऑफ प्रैक्टिस, मतलब वेरियस एवेन्यूज ऑफ प्रैक्टिस। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ देखो डिफरेंट रास्ते हैं आपके पास, डिफरेंट ऑप्शंस हैं प्रैक्टिस के। ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड टू रूटीन प्रोसीजरल मैटर्स। ठीक। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ नॉलेज मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि जहाँ एक से ज़्यादा बंदे हैं वहाँ आपस में डिस्कस करके आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, राइट। यहाँ नॉलेज मैनेजमेंट बिकम्स डिफिकल्ट बीइंग द ओनली पर्सन, कि वो अकेला है, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ इनहेरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस आर शेयर्ड विद अदर्स। जो रिस्क है वो बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर हो जाता है, और यहाँ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज शोल्डर्ड बाय वन पर्सन, तो रिस्क अकेले बंदे पे पड़ता है यहाँ। नेक्स्ट क्या कहता है, several partners can render multi dimensional services। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ, डिफरेंट पार्टनर्स हैं क्योंकि, और यहाँ क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल है तो सिंगल इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज, से अंडर जीएसटी, इनकम टैक्स, फैमा, अलोंग विद कंपनी लॉ। इट मीन्स एक बंदे को सभी एक्ट की, सभी लॉज की नॉलेज होना, उसमें एक्सपर्टीज होना थोड़ा मुश्किल है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, पार्टनर्स इंटर से शुड हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट, कि पार्टनर्स का आपस में फुल फेथ एंड ट्रस्ट होना चाहिए, नॉट रिलेवेंट सिंस इट इज वन मैन शो। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पार्टनर शुड मैच, इट इज डिजायरेबल दैट देयर फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, पॉलिटिकल थिंकिंग शुड बी मोर और लेस सिमिलर। ठीक है, सिमिलरिटी इन माइंड होना चाहिए, मतलब नॉट रिलेवेंट सिंस इट इज वन मैन शो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है भाई, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग गेट्स रेस्ट्रिक्टेड, कि भाई अगर आप फॉर्म बनाएंगे सीएस की तो वहाँ फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी पार्टनर्स भी हैं, उनसे भी आपको सजेशन लेना है, उनसे भी आपको डिस्कस करना है। और यहाँ तो डिसीजन मेकिंग क्या है, फ्री है, यहाँ तो अकेला बंदा है, किसी से डिसीजन या सजेशन लेना ही नहीं है, कुछ भी डिसाइड करना ही नहीं है, डिस्कस करना ही नहीं है, तो जो आप डिसीजन लेंगे वही फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो अगर सीएस की फॉर्म क्रिएट करते हैं आप, तो उस केस में क्या होगा, ऑल पार्टनर्स शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू शेयर रेवेन्यूज। और यहाँ क्योंकि पार्टनर है ही नहीं, यहाँ तो वन मैन शो है, अकेला बंदा है, तो शेयरिंग का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। यहाँ क्या कहता है, वन इज रेस्पॉन्सिबल टू द रोंग्स एंड लायबिलिटीज ऑफ हिज पार्टनर, की गलती दूसरे पार्टनर ने की है, भुगतना आपको भी पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पार्टनर्स, राइट। ठीक है जी, फॉर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म अगर है तो वन मैन शो है जी, वहाँ कम्युनिकेशन गैप का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो ये 10 पॉइंट रख लो, काफ़ी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लीकेबल रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर पीसीएस और फॉर्म ऑफ पीसीएस।
कि पीसीएस और फॉर्म ऑफ पीसीएस पे कौन से रूल्स, रेगुलेशंस या गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, ये बता रहा है वो। तो कौन कौन से रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, तो देखो एक तो आपको कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 फॉलो करना है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 ये भी फॉलो करना है इन रिलेशन टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, कि जैसे आप एडवर्टीजमेंट इशू नहीं कर सकते, राइट। और अगर आप इन प्रैक्टिस हैं, इन प्रैक्टिस होते हुए आप किसी दूसरे बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें भी किस में काउंट होती हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, गाइडलाइंस फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन सर्टिफिकेशन सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कहते हैं जितने भी आप सर्टिफिकेशन या अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनका आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि आपने वो सर्विसेज कब कब किस किस डेट को किन किन क्लाइंट को दी हैं। गाइडलाइंस फॉर इशूइंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स एंड साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, कि जब आप कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइन करेंगे तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, वो भी फॉलो करनी है आपको, ठीक है। और एनुअल रिटर्न जब आप सिग्नेचर करेंगे तो उसके लिए भी आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ और गाइडलाइंस है, देखो क्या कहना चाहता है, रिलेटिंग टू अप्रूवल ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या फॉर्म्स नेम। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आप बना रहे हैं या फॉर्म ऑफ सीएस बना रहे हैं, उसका जो नाम रखेंगे आप, उसके लिए भी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। एडवर्टीजमेंट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जी। गाइडलाइंस फॉर कंपल्सरी अटेंडेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द मेंबर्स, राइट। तो कंपल्सरी अटेंडेंस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो सब भी आपको फॉलो करनी है। मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ऑफ मेंबर्स एट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्रोग्राम फॉर क्रेडिटर्स। तो पीसीएच की बात कर रहे हैं, अगर आप इन प्रैक्टिस हैं तो आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पीसीएच कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्रैक्टिसिंग क्रेडिटर्स, प्रोग्राम क्रेडिटर्स। उसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपके अपडेशंस के लिए कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है, तो वर्कशॉप्स, कुछ घंटे की वर्कशॉप्स आपको अटेंड करना कंपलसरी होता है, राइट। तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर पीयर रिव्यू ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज, गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल ड्रेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड गाइडलाइंस फॉर सेंटिकम एंड कन्वर्जन ऑफ फॉर्म्स इनटू एलएलपी। कि फॉर्म को अगर आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या गाइडलाइंस हैं, वो सब भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से शुरू होता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अभी तो हम कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड पढ़ रहे थे, बट मेन हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी ओब्लिक मेगा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं मेगा फॉर्म, जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं देखो मेगा फॉर्म्स के बारे में, मेगा फॉर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म विद मोर देन 25 पार्टनर्स। इट मीन्स कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 25 से ज़्यादा। मोर देन 25 पार्टनर्स की बात कर रहा है, मोर देन 25 पार्टनर्स होने चाहिए, राइट। अ फर्म विच प्रोवाइड्स कोर प्रोफेशनल सर्विसेज of a particular profession along with the allied and ancillary services with equal competence under one roof is a multidisciplinary firm, या इनको हम मेगा फॉर्म भी बोलते हैं, राइट, ठीक है जी। तो क्या कहना चाह रहा है, जो मेगा फॉर्म्स है दे प्रोवाइड कोर प्रोफेशनल सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। पर्टिकुलर प्रोफेशन की तो कोर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और साथ में सेकेंडरी वो इक्वल इम्पोर्टेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। Like for example, company and corporate law is the core knowledge for company secretaries. However, they can acquire expertise in any other areas like direct, indirect taxation, labor laws, economic laws, finance, accounting, insurance, international business, IPR, etc. And they may be in a position to provide single window business solution. तो इस तरह की सारी सर्विसेज उनको अपने क्लाइंट को या कंपनी को एक ही जगह प्रोवाइड करते हैं, राइट। Multidisciplinary forms. According to Regulation 165A of the Company Secretaries Regulation 1982, a member in practice may form multidisciplinary firm with the member of other professional bodies as prescribed under Regulation 168. As prescribed under Regulation 168A and 168B.
ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो मेंबर इन प्रैक्टिस है में फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म विद मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज। कौन से अदर प्रोफेशनल बॉडीज? जो कहाँ प्रेस्क्राइब्ड है? रेगुलेशन नंबर 168 ए एंड 168 बी में। किसके 168 ए एंड 168 बी में? कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 के, राइट। अब ये 168 ए एंड 168 बी में कौन से प्रोफेशनल बॉडीज स्पेसिफाइड है उनकी बात कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है वो मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज के साथ मिलके इस तरह की मल्टीपल डिसिप्लिनरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके साथ मिलके अदर प्रोफेशनल बॉडीज के जो मेंबर्स हैं, अदर प्रोफेशनल बॉडीज कौन से वाले हैं? ये 168 ए एंड 168 बी में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो मेगा फर्म्स के मेंबर बनने के लिए या पार्टनर बनने के लिए आपको मेंबर होना पड़ेगा अदर प्रोफेशनल बॉडीज का। और अदर प्रोफेशनल बॉडीज में कौन है? देखो क्या कहते हैं, अ पर्सन हैज टू बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, नेमली ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1949, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1959, right? Next one is Bar Council of India, established under Advocates Act 1961. Institute of Actuaries of India, established under Actuaries Act 2006. Membership of the professional bodies or institutions whose qualifications relating to company secretaries are recognized by the council, right? इन सब प्रोफेशनल बॉडीज के जो मेंबर्स हैं वो सब मिलके मेगा फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखो वाई सच फॉर्म्स, क्या कहते हैं इस केस में, ठीक है जी। वाई सच फॉर्म्स क्या कहता है? देखो वाई सच फॉर्म्स में वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मेगा फॉर्म्स की या मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या कहता है, देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड स्कोप फॉर अ मल्टी फंक्शनल फॉर्म वेयर सेवरल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ, राइट। कहते हैं इस तरह की फॉर्म की काफ़ी डिमांड है मार्केट में आज की डेट में, जो नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ। Clients always have a comfort level in dealing with such firms, right? They are assured of timely and quality services, since even if one of the partner is not available for consultancy, they can bank on the others. कहता अगर एक पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे पार्टनर के पास भी जा सकते हैं आप उसी फॉर्म में। तो मीन्स आपके पास ऑप्शंस हो जाती हैं, कंपनी या क्लाइंट के पास ऑप्शन आ जाती हैं और एक ही जगह सर्विसेज मिल जाती हैं, तो टाइम भी बचता है, इधर उधर जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। प्री रिक्विजिट्स क्या है जी MDF के लिए? मल्टी डायमेंशनल फॉर्म है ना, मल्टीपल डिसिप्लिनरी फॉर्म्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म्स के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? नंबर 1, देखो कम से कम 25 पार्टनर्स हैं, मतलब मोर देन 25 पार्टनर्स हैं, और जहाँ इतने सब पार्टनर्स होंगे वहाँ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्शन भी अराइज हो सकते हैं, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी वाला क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ऑल माइंड शुड वर्क टुगेदर, ठीक है, एंड इन यूनियन कह सकते हैं आप, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं सबके सब लोग ना लाइक माइंडेड होने चाहिए, ठीक है, सिमिलर सोच रखते हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग चलते हैं सब लोग। से गो टू ईगो, किसी की कोई ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल फेथ होना चाहिए सब में, यूनानिमस डिसीजन लेने की उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मस्ट है, राइट। फाउंडर पार्टनर शैल बी गिवन इक्वल स्टेटस, कि जो फाउंडर हैं उनको भी इक्वल स्टेटस देना है, उनको ऐसा नहीं कि भाई सुपीरियर या सीनियर मान के चलें हम लोग। इनकम ऑफ द फर्म शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स, कहते हैं जो भी इनकम जनरेट होगी उसको शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना बेटर रहता है। वन शैल नॉट पुट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द अदर्स, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करोगे आप, कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या है जी इसके, मेगा फॉर्म्स के बेनिफिट्स क्या हैं? वर्किंग इन एन टीम एनवायरनमेंट, मतलब एक तरह से टीम क्रिएट हो जाती है आपकी, और ये आपको पता ही है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होगी
उसमें तो आप सिंगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यहाँ टीम की तरह से काम करेंगे और 1+1 तो 11 होता है, राइट। एक्सपोजर टू वेरियस इन डिफरेंट वर्क्स, एक्सपोजर मिलेगा आपको कि जो दूसरा पार्टनर दूसरी तरह की सर्विसेज दे रहा है उसका भी आपको एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉस्ट इफेक्टिव किस लिए होगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी एक तरह से, कि भाई मान लो जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग सर्विसेज अगर प्रोवाइड करें तो अलग अलग ही उनको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग उनको क्या ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ेगा, तो यहाँ कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्या कहता है, एक्सेप्शनल ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्डिंग, एक्सेप्शनल ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्डिंग, ठीक है जी। तो ये एमडीएफ, एमडीएफ मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म, दे प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ गुड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, गुड ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग मिलता है आपको एमडीएफ में, राइट। दे कैन इम्पार्ट continuous training by adapting to new trends in the profession, बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास, किनके पास, एमडीएफ के पास, ठीक है। जो एमडीएफ हैं दे कैन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ग्रोथ अर्ली कंपेयर टू अदर स्मॉल फर्म्स, एमडीएफ में अट्रैक्ट बिग मल्टीनेशनल्स, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, रेवेन्यू शेयरिंग, कहते हैं एमडीएफ में क्या होता है देखो कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितने भी पार्टनर्स ने उस असाइनमेंट पे काम किया उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर ने काम किया है उस असाइनमेंट पे हो सकता है कि वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ना हो, बट फिर भी रेवेन्यू तो उसको भी मिलेगा। वो अलग बात है कि परसेंटेज कम मिलेगा बट मिलेगा वो भी। तो रेवेन्यू शेयरिंग में यही कहना चाह रहा देखो, बाय अप्रोप्रिएट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अ पीसीएस हु हिमसेल्फ मे नॉट हैव सब्जेक्ट एक्सपर्टीज कैन गेट अ शेयर फ्रॉम द असाइनमेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अदर्स, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री परसेप्शन में क्या कहना चाह रहा है वो, कहते हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होता है ना वो भी किसको हायर करता है, कोशिश करता है रिनोन्ड एमडीएफ को हायर करें। एमडीएफ मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म, राइट, जिनकी ब्रांड इमेज भी हो उन्हीं को हायर करता है क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, रेपुटेशन एंड रिस्क एडजस्टेड वैल्यू, इसमें क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है देखो, since the renowned brands of the MDF are perceived as proxy for high levels of professionalism, quality and reputation, credibility of the firm and brand gets established in long run, मीन्स वो ये कहना चाह रहा है देखो जो बिगर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, जो बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि जब भी आप एमडीएफ को हायर करें तो उसमें गड़बड़ ना हो। जब वो एमडीएफ को हायर करते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो जो बिग क्लाइंट्स हैं, बिग फर्म्स, बिग कंपनीज हैं, उन्होंने हायर किया आपको, ठीक है, तो बाकी लोगों की भी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है आप, ठीक है, आपकी फर्म में। रिस्क में क्या कहना चाहता है देखो, ये अब कुछ रिस्क भी हैं इसके, किसके, मेगा फर्म्स के। क्या रिस्क है, मोर कॉस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे देखो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। कई बार क्या होता है जो सीनियर पार्टनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं यंगर पार्टनर्स पे, ठीक है। एग्जिट रूट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि अगर किसी पार्टनर को टर्मिनेट करना है, ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होगा, वो थोड़ा मुश्किल होता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में लीड टू डिस्प्यूट्स, राइट, कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी होता है रखना, और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स अराइज होंगे। इफ क्रैक्स डेवलप्स इन म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, कहता है अगर आपस में 25 लोगों में आपस में कोई डिफरेंसेस अराइज हो जाएं, ठीक है, या उनकी ओपिनियन में डिफरेंसेस आ जाएं तो उसको क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कम्युनिकेशन गैप तो देखो पार्टनर्स में आ ही जाता है। तो ये सब रिस्क इन्वॉल्व है किसमें, एमडीएफ में और मेगा फॉर्म में, ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मेगा फॉर्म्स है इनको कंस्टिट्यूट कैसे करेंगे आप, क्या कहते हैं देखो,
तो ये कहता है देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमडीएफ it is essential that like-minded professionals should deliberate and take this decision कि जो पार्टनर्स होंगे वो लाइक माइंडेड होने चाहिए, ठीक है। दोनों की सोच काफ़ी कुछ सिमिलर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं जाने चाहिए दोनों, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स हैं अलग अलग थिंकिंग ना हो उनकी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए कि पहले तो जब भी ये मेगा फर्म बनाएं तो एक आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, एमओयू साइन करें, और ये एमओयू 1 साल तक चलेगा, ठीक है। उस 1 साल के पीरियड में क्या होगा, पार्टनर्स लोग आपस में एक दूसरे को जान पहचान लेंगे अच्छे से, तो बाद में जो है ना डिफरेंसेस राइज नहीं होंगे, डिस्प्यूट राइज नहीं होंगे। तो एमओयू एक तरह से टेम्परेरी बना रहे हैं आप 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल में पार्टनर्स लोग आपस में एक दूसरे को जान पहचान लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप क्या करें, तो एक तरह से 1 साल का टाइम दिया उन्हें आपस में एक दूसरे को जानने पहचानने का। वंस द इनिशियल ब्रिज इज सक्सेसफुली क्रोज्ड, जैसे ही 1 साल खत्म हो जाए उसके बाद आप फॉर्मल पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट कर सकते हैं ऑन द एग्रीड टर्म्स, and it will be in the long term interest of the MDF to have all the founder partners on equal footing। कहता है सभी पार्टनर्स को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करना है, किसी को सीनियर या जूनियर ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, देखो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे आप। उसमें आप क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बताएंगे, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या होगा एंड एग्जिट रूट क्या होगा, ये सब किस में बताएंगे, एग्रीमेंट में। मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म्स में क्या कहना चाहता है, देखो ये जो फॉर्म है इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ऑपरेशनल फंक्शंस में क्या आता है, देखो ऑपरेशनल फंक्शंस में ये कहना चाहता है कि हाउ विल यू रन द फॉर्म, हाउ विल यू रन एंड व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में आता है देखो एक्वायरिंग ऑफिस प्रेमिसेस, भाई मेगा फार्म के लिए ऑफिस तो अरेंज करना पड़ेगा ना। हैंडलिंग रिसेप्शन, रिसेप्शन को कौन हैंडल करेगा। अटेंडिंग कॉल्स, कॉल्स कौन अटेंड करेगा। रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा। लाइब्रेरी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑफिस फर्नीचर, ये सब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या कहना चाहता है, देखो ह्यूमन रिसोर्सेज में ये कहना चाह रहा है, देखो स्टाफ को अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोविजन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, प्रमोशन का क्या प्रोसीजर होगा, इंसेंटिव, सैलरीज, एचआर मैनेजमेंट, राइट, रिक्वायरिंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट रिलेशनशिप में क्या कहना चाह रहा है कि हु विल मेंटेन रिलेशन विद क्लाइंट, ये सब भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पब्लिक रिलेशनशिप एंड ब्रांड बिल्डिंग। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो मेगा फर्म्स हैं इनको अपना ब्रांड अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा, और ये तो आप समझते हैं। देखो जो PCS है मीन्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दे कैन नॉट एडवर्टाइज और सोलिसिट क्लाइंट्स। तो आप एडवर्टीजमेंट इशू नहीं कर सकते, क्लाइंट्स को सोलिसिट नहीं कर सकते अपनी ओर, अदरवाइज वो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको बेस्ट सर्विसेज देनी है। द ओनली वे टू ग्रो इज रेंडरिंग एक्सीलेंट एंड टाइमली एंड क्वालिटी सर्विसेज टू द क्लाइंट। तो आप क्या करो, एक्सीलेंट सर्विसेज दो, टाइमली दो, क्वालिटी सर्विसेज दो अपने क्लाइंट को, तो अपने आप ब्रांड क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो जो मेगा फर्म्स हैं या MDF हैं, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकता, बट PR डिपार्टमेंट तो हो सकता है ना। PR डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, विच एंश्योर्स कॉर्डियल रिलेशंस विद द एग्जिस्टिंग एंड प्रोबेबल क्लाइंट्स। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स में देखो क्या कहना चाहता है, ये जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो मेगा फर्म्स के पार्टनर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या कहना चाह रहा है ये? तो सबसे पहली चीज़ तो देखो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ कि जो भी पार्टनर क्लाइंट को लेके आएगा, पार्टनर्स ब्रिंगिंग न्यू क्लाइंट, उसको shall be given रेफरल और इंडक्शन शेयर से 15% ऑफ द फीस सेटल्ड। जो भी फीस सेटल होगी उसका 15% तो सीधे सीधे उसको जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है फिर? सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ फीस से 15% शैल बी रिटेन्ड इन द बिजनेस इन कॉमन पूल फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। तो 15% जो भी फीस आप क्लाइंट से लोगे उसका 15% किसके लिए रखो? खर्चों के लिए, कि हम लोगों के आपस में जॉइंट एक्सपेंसेस भी तो होंगे सबके। और बाकी का जो 70% है ये सभी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, गिवन टू द पार्टनर्स, पार्टनर और पार्टनर्स हु एक्चुअली वर्क ऑन द असाइनमेंट। समझ रहे हैं कि जिन पार्टनर्स ने उस असाइनमेंट पे काम किया है, ऐसा नहीं कि जिन्होंने काम नहीं किया उसको भी जाएगा शेयर। तो 70% सिर्फ उन पार्टनर्स में बटेगा जिन्होंने उस असाइनमेंट पे काम किया है। तो एक तरह से 70-15-15 हो गया ये, या 15-15-70 ऐसा बोल सकते हैं आप। 15-15-70 हो गया शेयरिंग। 15%, 15% एंड 70%। तो पहला 15% तो उसको मिल जाएगा जो क्लाइंट लेके आया। दूसरा 15% क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए रखो। और रेस्ट ऑफ 70% पार्टनर्स में बांट दो। कौन से पार्टनर्स में? उन पार्टनर्स में हु एक्चुअली वर्कड ऑन दैट असाइनमेंट। राइट, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी, तो कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें, देखो ये लो कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कहना चाहता है? वन स्टॉप और सिंगल विंडो सॉल्यूशन और सर्विसेज ऑलवेज अट्रैक्ट क्लाइंट और कस्टमर्स। क्या कहना चाह रहे हैं? सिंगल विंडो सॉल्यूशन हमेशा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। वी कैन विटनेस दैट कन्वेंशनल शॉप्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय बिग शॉपिंग मॉल्स। कहते हैं जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है ना, कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी जगह किसने ले ली? बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स ने। कि उन शॉपिंग मॉल्स में हर तरह की जो गुड्स हैं आपको वो सब अवेलेबल हो जाते हैं एक ही जगह। आपको बार बार डिफरेंट दुकानों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही यहाँ है। क्या कह रहा है? इन द सेम मैनर देयर इज नीड फॉर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस सेक्टर टू हैव सर्विस मॉल्स। तो वो शॉपिंग मॉल्स को नाम दे दिया इन्होंने सर्विस मॉल्स। तो सर्विस मॉल्स में भी हर तरह की सर्विसेज एक जगह मिल रही है। It always works better for a business enterprise to have handy team of consultants, both from cost and management point of view. It is most likely that MDF giving professional advice considers all angles and dimensions rather than an advice only from one point of view. कहते हैं जो मेगा फॉर्म्स हैं या MDF हैं, ये जो सर्विसेज देती हैं हर तरह के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद देती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज अंडर वन रूफ देती हैं। राइट, तो इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती भी है। तो आज की डेट में किसका यूज़ है? मेगा फॉर्म्स और MDF का। ठीक है जी, तो ये था मेगा फॉर्म और MDF जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, ये चैप्टर यहीं कंक्लूड होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।